जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 29वां वीडियो है और आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसे इंग्लिश में द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। या मैं कह रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस का नाम सुनते ही आपके मस्तिष्क या मन में एक अलग सी अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के उस दौर में पहुँच चुके हैं जिसके चिन्ह आज भी भारतीय राजनीति में प्रमुखता से दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग कांग्रेस पार्टी कहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी अपनी जड़ें 1885 ईस्वी में स्थापित इंडियन नेशनल कांग्रेस में देखती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई थी, उसको हम लोग देखते हैं कैसे हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रीढ़ की हड्डी या नींव साबित हुई। हालांकि 1920 के बाद अन्य पार्टियां भी उस समय मौजूद थी, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में बनी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बनी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम 1927 में बनी। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 1940 में बनी। शिरोमणि अकाली दल 1920 में बनी। अखिल भारतीय गोरखा लीग 1943 में बनी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी के रूप में और अखिल भारतीय स्वरूप और चरित्र ली हुई थी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अंग्रेज भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी मानते थे। बाद में भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक मुस्लिम लीग भी आई थी, क्योंकि अंग्रेज फूट डालो और शासन करो के नीति के अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम में खाई पैदा कर दी थी। इसलिए मुसलमान अपने हित इंडियन नेशनल कांग्रेस में ना ढूंढते हुए मुस्लिम लीग में ढूंढ रहे थे। हालांकि ये विडंबना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे मुस्लिम नेता मौजूद थे। आगे देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के संबंध में और जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में देखते हैं कि इसकी स्थापना की कहानी क्या रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के ज़्यादातर हिस्सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती है। हमें दिखाई देगी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए हैं, जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के इर्द गिर्द ही हुए हैं। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 एडी में हुई थी। 4 दिन बाद होती तो 1886 हो जाता, लेकिन आप लोग याद रखिएगा इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 की हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से पूर्व बहुत सारी क्षेत्रीय संगठन थे। हम लोग पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से थे क्षेत्रीय संगठन जो अपने सीमित क्षेत्रों में सीमित मांग के लिए काम करते थे। इन क्षेत्रीय संगठनों का इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि शुरुआत में कोई भी चीज़ क्या होती है, बड़ी नहीं होती। इससे पहले की संस्थाओं ने ऐसी भूमिका तैयार कर दी थी कि हमारे नेताओं के अंदर ऐसा आत्मविश्वास पैदा हुआ कि एक अखिल भारतीय संगठन बनाया जा सकता है। और 1857 एडी के बाद देश में राष्ट्रवादी चेतना देश में फैलती चली गई। राष्ट्रवादी चेतना 1857 के बाद देश में उभरी। उसके बाद एक भारत का सिद्धांत हमारे सामने दिखाई देने लगा और धीरे धीरे विकसित होता चला गया एक भारत का सिद्धांत। एक राष्ट्र के रूप में भारत हमें दिखाई देने लगा। इस राष्ट्रवादी भावना ने एक साझा शत्रु की पहचान कर दी। अगर इस शत्रु से मुक्ति पाना है तो ज़रूरी है कि इस शत्रु से लड़े। ये सभी बातों ने हमारे नेताओं को प्रेरित किया अखिल भारतीय संगठन बनाया जाए, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में हमारे सामने आते हैं। साझा शत्रु के रूप में हमें अंग्रेज़ दिखाई देते हैं, और अंग्रेज़ों से मुक्ति के बाद ही हम लोग अपनी आज़ादी को महसूस कर सकते हैं। इससे मुक्ति के बाद ही हमें आज़ादी प्राप्त हो सकती है। लेकिन देखिए, साझा शत्रु है अंग्रेज, लेकिन विडंबना देखिए, एक विरोधाभास देखिए कि कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एक अंग्रेज को ही जाता है। उनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है ना। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो अंग्रेज थे, जिसकी कांग्रेस की स्थापना का श्रेय इनको ही जाता है। ये रिटायर्ड ICS अधिकारी थे। क्या थे? ये रिटायर्ड ICS अधिकारी थे। ICS का मतलब हो जाएगा इंडियन सिविल सर्विसेज, नहीं इंपीरियल सिविल सर्विसेज, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा अभी हम लोग वो ह्यूम के बारे में जानते हैं, और 2 सिद्धांत जो प्रचलित है कांग्रेस की स्थापना में, उसको हम लोग समझते हैं। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम के जाता है। तो थोड़ा सा A.O. ह्यूम के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। A.O. ह्यूम इंपीरियल सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे। जब ये कांग्रेस की स्थापना करने जा रहे थे उस समय रिटायर्ड हो चुके थे। शुरुआत में ये बंगाल के सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे।
इन्होंने 1857 को होते हुए इन्होंने देखा था, और अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से 1857 के आंदोलन का दमन किया था ये भी इन्होंने देखा था। ये स्कॉटलैंड के थे, ये इंग्लैंड का ही पार्ट है, और ये राजनीतिक सुधारवादी प्रवृत्ति के थे, ये मानवतावादी भी थे, और ये भारतीयों से प्रेम करते थे, भारतीयों के प्रति प्रेम की भावना रखते थे, खासकर गरीब लोगों के प्रति। इनका करियर ही रहा है गांव वालों को मदद करना, ठीक है ना। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन को इन्होंने आलोचना की थी, इस कारण आईसीएस पद से इनको हाथ धोना पड़ा था। ये अंग्रेज़ों के ब्लाइंड फॉलोअर नहीं थे, ये उस तरह के नौकरसार नहीं थे जो भारतीयों के प्रति घृणा का भाव रखे, उनका दमन करे, उनका हित ना सोचे। ये एक तरह ये पक्षी वैज्ञानिक भी थे, ये पक्षी वैज्ञानिक थे, और ये अपने शिमला वाले घर पर वो बहुत सारे पक्षियों को रखा करते थे, बहुत सारी पक्षियाँ इनके शिमला वाले घर पर थी। 1894 एडी में ये भारत से चले गए, लंदन पहुँचे, और 1912 में इनकी डेथ हो जाती है। इनका जन्म 4 जून 1829 एडी को स्कॉटलैंड में हुआ था। इनको थोड़ा सा लंबा समय मिला जीने का। भारत के प्रति इंग्लैंड की लेबर पार्टी, कुछ समुदाय और गवर्नर जनरल कुछ जो थे भारत के प्रति संवेदना का भाव रखते थे, उसी में से एक अपने एवो ह्यूम थे जो भारत के प्रति सहानुभूति संवेदना का भाव रखते थे। 1885 से पहले एवो ह्यूम यानी कि 2-3 वर्ष पहले एवो ह्यूम ने एक ओपन लेटर लिखा था कलकत्ता के छात्रों के लिए कि आप लोगों में से 50 लोग ऐसे होना चाहिए जो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने को तैयार हो। इन्हें लगता था कि भारतीयों को अपना प्रतिनिधित्व संगठन बनाना चाहिए, अतः इनकी कोशिश इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में हमारे सामने आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एवो ह्यूम का जो योगदान रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग को देखें तो पहली मीटिंग जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुई थी। आप लोग याद करिएगा इस चीज़ को, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। पहला यहाँ अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में क्या हुआ कि कॉलरा फैल गया। कॉलरा फैलने के कारण यह सम्मेलन बम्बई शिफ्ट हो गया। प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 डेलीगेट शामिल थे और 9 प्रस्तावों पर सहमति जताई गई थी। इसमें हमें जीवन का दर्शन क्या मिलता है कि मैंने कोई भी चीज़ होती है छोटे से शुरुआत होती है। तो देखिए 72 डेलीगेट्स थे और 9 प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन दूसरे अधिवेशन में 436 डेलीगेट शामिल हुए थे, और इसमें फैसला लिया गया कि कांग्रेस का अधिवेशन हर वर्ष अलग अलग जगहों पर होगा, क्योंकि पूरे देश के लोग कांग्रेस से जुड़ सकें। और ये आप देखते हैं कि कांग्रेस का किसने स्थापना किया, कौन सेक्रेटरी जनरल थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं कि इसको बनाने में, कांग्रेस को बनाने में और संस्थापना करने में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, कौन वास्तुकार, कौन आर्किटेक्ट रहे हैं कांग्रेस की स्थापना के। तो विमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। तीनों के सहमति से, तीनों के सामूहिक प्रयास से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और एवो ह्यूम जो थे कांग्रेस के में बनाने में इनका बहुत बड़ा मदद रहा। इनको महासचिव बनाया गया, सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। इनको महासचिव इसलिए बनाया गया, इनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया, क्योंकि जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये भारतीय संस्था है जो गरिमा के दृष्टि से इसके अध्यक्ष भारतीय को ही होना था। इसलिए एवो ह्यूम को अध्यक्ष न बनाकर सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था। अब कुछ प्रेसिडेंट का नाम याद कर लेते हैं, ये क्रमवार नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, क्रम से देखना होगा तो वहाँ ढूंढ लीजिएगा। तो सबसे पहले अपने WC बनर्जी होते हैं, आप लोग ये तो याद रहेगा ही, लेकिन और बाकी क्रम में नहीं है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी को 3 बार बनाया गया था। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज योले, याद करिएगा कि ये सारे अंग्रेजी अधिकारी थे। विलियम बेडर बर्न, ये भी याद करिएगा। ये देखिए 3 जने, WC बनर्जी, जॉर्ज येले और वेडर बर्न, ये प्रेसिडेंट बने हुए थे। आगे से ये दोनों का नाम जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये विदेशी थे। फिरोज शाह मेहता, आनंद चालू, CB राघवाचार्य, दीना साई वाचा, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल नेहरू और सुब्रमण्यम अय्यर, इतने प्रेसिडेंट बने थे। तो ठीक है ना, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कांग्रेस की स्थापना के पीछे 2 सिद्धांत चलता है, वो क्या थे।
इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्यों को देखें तो इसके दो पक्ष हमें दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला पक्ष है सेफ्टी वाल्व यानी कि सुरक्षा कपट का सिद्धांत। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पीछे सुरक्षा कपट का सिद्धांत काम करता है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम लोग कुकर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिस प्रकार एक कोई कुकर होता है, उसके ऊपर एक कुंडी लगी रही होती है। अगर कुकर में कोई अनाज या पक रहा है तो धीरे धीरे इसके भाप को निकालने के लिए ये कुंडी काम करता है। ये कुंडी नहीं रहेगा तो ये कुकर फट जाएगा भाप से। तो इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इस सुरक्षा कपाट का सिद्धांत दिया गया, जिसे सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कहते हैं। आइए समझते हैं सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत है क्या। भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश बढ़ चुका था। 1885 तक भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश बढ़ चुका था। इससे पहले 1857 एडी का आंदोलन से अंग्रेज भयभीत और घबराए हुए थे। उन्हें 1857 एडी जैसा क्रांति होने की आशंका सता रही थी। अंग्रेजों ने चालाकी से एओ ह्यूम का आधार बनाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करवाई, ताकि इस दल के माध्यम से भारतीयों के आक्रोश का अंदाज़ा लगाता रहे। जैसे कि कोई कुकर होता है, जैसे कि हमने बताया ना कि कोई कुकर होता है, कुकर से भाप निकलते रहे तो कुकर फटेगा नहीं। उसी तरह जनता में जो आक्रोश का भाप है वो धीरे धीरे निकलता रहे तो वो विद्रोह नहीं होगा। तो ये विद्रोह को दबाने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से लोगों को मन को भांपा जा सके कि उनके अंदर क्या उबाल चल रहा है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से उस भाप को धीरे धीरे रिलीज किया जाए। तो यही सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के लिए। अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना अपने हित में करवाई, यह सुरक्षा कपाट का सिद्धांत कहता है। लेकिन दूसरा है अपना लाइटनिंग कंडक्टर का सिद्धांत, तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक आप जानते हो कि मकानों के ऊपर लगा रहता है। जैसे कि आसमान से कोई बिजली गिरी, अगर तड़ित चालक नहीं लगा तो उस जगह को तहस नहस कर देगा, फाड़ देगा, ठीक है ना। लेकिन तड़ित चालक जो रहता है वो माध्यम का काम करता है उस बिजली को ज़मीन तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर जो एओ ह्यूम रहे हैं, एओ ह्यूम तड़ित चालक का काम किए हैं। क्या किए? तड़ित चालक का काम किए, लाइटनिंग कंडक्टर का काम किए, ये ढाल का काम करते हैं। एओ ह्यूम ढाल का काम करते हैं। तड़ित चालक जैसे ढाल का काम करता है बिजली को ज़मीन में पहुंचाने का, उस नुकसान से बचाने के लिए, तो एओ ह्यूम भी यहाँ पर ढाल का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं देखिए। अंग्रेजी सत्ता से सीधे टकराना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ी सत्ता थी। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भारतीय करेंगे तो अंग्रेज रास्ते में अवरोध खड़ा करेंगे, इस संगठन को बनने ही नहीं देंगे। अगर हम इसमें अंग्रेजों को लाएं तो अंग्रेजों के क्रोध को बिजली से बच सकेंगे। अंग्रेजों के जो क्रोध की बिजली थी उससे बच सकेंगे, और एओ ह्यूम ढाल बनकर हमारे सामने खड़े रहेंगे, और एओ ह्यूम एक तड़ित चालक का काम करेंगे। अंग्रेज गुस्सा करेंगे तो इनके माध्यम से वो गुस्सा निकल जाएगा और हमारा संगठन बन जाएगा। लॉर्ड डफरिन, याद कर लीजिएगा कि वाइसराय थे कांग्रेस की स्थापना के समय। लॉर्ड डफरिन वाइसराय थे। कांग्रेस की स्थापना से पहले ह्यूम डफरिन से मिले थे और इन्होंने वाइसराय से अनुरोध किया था कि आप कांग्रेस की स्थापना होने दीजिए, इसमें किसी प्रकार का अवरोध मत डालिए। डफरिन भी सहमत हुए, क्योंकि इससे पहले बहुत से भारतीय संगठन थे जो कि क्षेत्रीय स्तर के थे, कई तरह के मांग कर रहे थे। इससे परेशान होकर डफरिन ने सोचा कि एक अखिल भारतीय पार्टी जो इन सब का एक मंच पर लाए, ठीक है ना। तो इसलिए ये डफरिन भी तैयार हो गए थे कांग्रेस की स्थापना के लिए। परंतु जल्द ही डफरिन का मोह भंग हो गया और बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस को राष्ट्रद्रोही संस्था कहने में डफरिन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये जो तड़ित चालक वाला लाइटनिंग कंडक्टर है, ये ज़्यादा व्यवहारिक साबित होता है, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था से आप सीधे सीधे टकरा नहीं सकते हैं, और दूसरी कि आप सीधे सीधे संगठन नहीं बना सकते बिना अंग्रेजों की मदद से। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पीछे तड़ित चालक का सिद्धांत ज़्यादा व्यवहारिक महसूस होता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी अंग्रेजों की सत्ता थी, अंग्रेज कभी भी किसी को कुचल सकते थे। और यहाँ तक कि एओ ह्यूम थे, उन्होंने अपने गवर्नर जनरल का भी वो विरोध किया था, उनकी आलोचना की थी। तो अब ये उतनी व्यवहारिक नज़र नहीं आती जितना कि ये पक्ष व्यवहारिक नज़र आता है, लाइटनिंग कंडक्टर वाला, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे ये ज़्यादा सिद्धांत चलता है। आप लोग भी अपने अनुसार देख लीजिएगा। आगे देखते हैं।
कांग्रेस की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्यों को देखें तो अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय जनता को जागृत करना, यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय जनता को जागृत करना और बताना कि हमारा साझा शत्रु अंग्रेज हैं। किस प्रकार से देश में लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया जाए, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था इंडियन नेशनल कांग्रेस का कि किस तरीके से देश में लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया जाए। इससे हमारा देश हमारे लिए है, हमारा देश की सत्ता हमारे हाथों में होना चाहिए, ऐसा लोगों के अंदर भरा जाने लगा। सॉरी, हम सब एक राष्ट्र के रहने वाले हैं, ऐसा लोगों को बताया जाने लगा। और संवैधानिक तरीके से प्रार्थना के माध्यम से और छोटे मोटे आंदोलनों के माध्यम से ये अपनी शुरुआत की है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने देश के समक्ष अपना चरित्र प्रस्तुत करने लगा। उसके बाद देखते हैं भारत के लोगों को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित करना, यानी कि प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करने के लिए भारत के लोगों को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित करना जरूरी था। इसलिए कांग्रेस का मुख्य उद्देश्यों में भारतीय जनता को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित करना था। पूरे राष्ट्र में इसकी शाखाएं खोला जाना एवं उनके बीच समन्वय स्थापित करना। उसके बाद आंदोलनों के लिए जनमत तैयार करना, देश के लोगों में जाति धर्म के आधार पर जो भेदभाव थी उसको मिटाकर एकता की भावना पैदा करना, इसे पल्लवित करना, इसे पुष्पित करना कांग्रेस की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था। यहाँ हम बार बार मैं शिक्षित वर्ग कहूँगा, तो शिक्षित वर्ग के अंतर्गत उच्च वर्ग के लोग, उच्च मध्यम वर्ग के लोग, शहरी क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं, जिसमें वकील, डॉक्टर और टीचर भी शामिल होते हैं। शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो चरित्र था उसमें उच्च मध्यम वर्ग के लोगों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। उच्च मध्यम वर्ग के लोगों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, जिसमें शहरी लोग ज़्यादा थे, किंतु निम्न वर्ग शामिल इसमें नहीं था, यानी ग्रामीण जनता इसमें शामिल नहीं थे, जिसमें किसान, ग्रामीण और मजदूर लोग थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें हमने देखा कि कांग्रेस में शुरुआती दौर में ग्रामीण मजदूर लोगों को शामिल नहीं किया गया, किसान लोगों को शामिल नहीं किया गया। इसलिए शुरुआती इंडियन नेशनल कांग्रेस का चरित्र अभिजात्य किस्म का था, उच्च वर्गीय चरित्र मिलेगा इसमें। इसलिए इनकी धारणा थी कि अभी हमारा देश आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पूरा देश के लोग इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि जनता में ये भावना नहीं है, हमें अपनी जनता के अंदर वो भावना भरनी होगी। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने उद्देश्यों में शामिल किया कि कैसे लोगों को राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित किया जाए। युवाओं को जोड़ने में तिलक की भूमिका रही। बाद में किसान, मजदूर, हाशिए पर रह रहे लोगों को जोड़ने का काम महात्मा गांधी ने किया था। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को मास मूवमेंट में बदल दिया था। ठीक है, तो उस समय का जो भी माहौल था, साधन था, स्थिति था, संचार को देखना होगा। और फंड का अभाव, कार्यकर्ता नहीं है, हमें सत्ता के विरुद्ध लड़नी है, उनके पास सेना है, हथियार है, धन है, संगठित लोगों का समूह है, तो इनका मुकाबला करना है तो सीधे हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साधन का अभाव है, संचार का अभाव है, धन का अभाव है, संगठित लोगों का अभाव है। पहले अपने आप को हमें तैयार करना होगा, मजबूत करना होगा इनके जैसा। कांग्रेस के शुरुआती, इसलिए कांग्रेस का जो शुरुआती 20 वर्ष का तैयारी का काल है, ये अपने आप को संगठित करने का काम करते हैं। इस कारण कांग्रेस का प्रथम चरण 1885 से 1905 AD के बीच में होता है, जो कि 20 वर्षों का रहता है समयकाल, इसलिए इसे उदारवादी चरण काल कहते हैं। उदार किस्म के इसमें फैसले लिए जाते हैं, इसमें उग्रता का अभाव रहता है, क्योंकि उस समय के माहौल, साधन, स्थितियों और संचार के देखते हुए धन का अभाव, हम लोग सीधे टकरा नहीं सकते अंग्रेजों से, इसलिए उस समय अब उग्रता का अभाव हमें दिखाई देता है। तो ये रही अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसका क्या उद्देश्य रहा, कौन कौन लोग इसकी स्थापना में शामिल रहे, इसके स्थापना के पीछे 2 मुख्य सिद्धांत है, उसको देखा हम लोगों ने। कल हम लोग ब्रिटिश उपनिवेशवाद का सिद्धांत को देखेंगे, और जहाँ से हमें देखेंगे कि भारत को दोहन किया जा रहा है, भारत जो सोने की चिड़िया थी अब वो एक तरह से सूखी चिड़िया बनकर रह गई, उसमें अब कोई जान नहीं रहा। ठीक है ना, तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।